जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका हमीद सुमरो। मैं आजकल यूरोप के दौरे पर आया हुआ था और इटली के शहर इस वक्त वेरोना में मैं मौजूद हूँ। और वेरोना यूनिवर्सिटी जो है उसकी भी एक तारीख है। और ये मेरे बैकग्राउंड पे जो इमारत आप देख रहे हैं, ये एक तारीखी इमारत है और 1863 में ये इमारत कायम की गई। उसके बाद ये जंगें जब जर्मन और इटालियन की आपस में लगी, फ्रांस भी दूसरी जंग अजीम में जो है ये कूद पड़ा, तो ये बिल्डिंगें बड़ी मुतासर हुई और उसके बाद इसको हेरिटेज करार दिया गया। अब हेरिटेज बिल्डिंग को रिहेबिलिटेट करके अब इसको पूरा संभाल के संवार के अब वेरोना यूनिवर्सिटी के हवाले किया गया है। और ये यूनिवर्सिटी जो है इस वक्त मुख्तलिफ शोबों में शोबाजात में दुनिया में अपना नाम पैदा कर रही है। और यहाँ के तलबा जो है वो न सिर्फ इस मुल्क से बल्कि अब पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं, तालीम हासिल करते हैं। मुझे बड़ी खुशी ये हुई कि मेरे सिंध के दो नौजवान यहाँ पर मुझे मिले हैं और उनसे बड़ी मुझे मिलकर खुशी भी हुई। उन्होंने बड़ी खिदमत भी की, मुझे गरम गरम चाय भी पिलाई, खाना भी हमने दोपहर का साथ खाया है और बड़ा मज़ा भी आया उनके साथ। में बैरूना शहर भी घूमा हूँ। ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा उन दोनों नौजवानों का। अभी मैं उनका तारुफ जो है वो अभी करवाता हूँ और उनसे बल्कि उनके नाम से उनका तारुफ भी करवाता हूँ और उनके इलाके, उनके मामलात, वो कहाँ से आए और यहाँ का सफ़र उन्होंने किस तरह तय किया, ये उनसे मालूमात लेते हैं। और मालूमात लेने की वजह एक ये भी है कि ताकि जो नए आने वाले नौजवान हैं वो उनको इंस्पायरेशन मिले और वो भी बाहर पढ़ने का अगर कोई ख्वाब रखते हैं तो वो अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सके। तो अब मैं कैमरा का रुख उन दोनों नौजवानों की तरफ करता हूँ और उनसे बात करते हैं। जी, इन दोनों नौजवानों से अब मुलाकात का सिलसिला जारी है। आप अपना सबसे पहले तारुफ करवाएं। आप सिंध के ऐसे एरिया से आए हैं जहां पर तालीम आज भी है, ख्वाब से कम नहीं है। तो ये पूरा सफ़र आपने किस तरह तय किया? आपका पूरा नाम, इलाका कौन सा है? मेरा नाम गुलशन माहेश्वरी है। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ, एक्चुअल तो थरपारकर से हूँ, पर रहता हूँ उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में हूँ, कुंदी सिटी में हूँ। अच्छा, आप अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम यासिर अहमद है और मेरी सरनेम जो है वो जुमानी है। बेसिकली मैं जो है वो खैरापुर से ताल्लुक़ रखता हूँ और बाद में जो है हम कराची शिफ्ट हो गए थे। दोनों हजरात मुझे बताएं कि ये सफ़र आप लोगों ने कैसे तय किया और किस तरह जो है वो ये ख्वाब था या ऐसे ही कैजुअली जो है वो आपका यहाँ एडमिशन हो गया और आप आए, और यहाँ पर किस तरह की तालीम दी जाती है और किस तरह आपको किसने सपोर्ट किया? सबसे पहले जो है जैसे ही हम ग्रेजुएट हुए तो हमारे ग्रेजुएशन के बाद ही थोड़े टाइम के बाद कोविड स्टार्ट हो गया। तो तकरीबन दुनिया जो है वो मफलूज हो गई और वो बंद कमरे तक महदूद रह गई। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उस दौरान जो है मुझे एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिली जिसकी तनख्वाह थी सिर्फ पाकिस्तानी 28,000। इतनी तालीम के बाद, 16 साल की तालीम के बाद 28,000, आप ना तो अपने खर्चे बियर कर सकते हैं, ना आप अपने ख़ानदान के लिए कुछ कर सकते हैं। तो यही चीज़ें जो है जहन में रहती थी। फिर जो है कुछ सीनियर से राब्ते हुए, उन्होंने जो है हमें इनकरेज किया कि आप बाहर निकलो, आपके लिए चाइना भी ओपन है, आपके लिए यूरोप भी है और आपके लिए पूरी दुनिया जो है खुली हुई है, सिर्फ आप ट्राई करो। इसी सिलसिले में जो है मैंने ट्राई किया और मुझे उस वक्त चाइना से भी एक एडमिशन लेटर की ऑफ़र थी और प्लस में यूरोप की भी ऑफ़र थी। और यूरोप को जो है चूज़ करने का मकसद ये था कि यहाँ पे मुझे अपने मतलब का डिपार्टमेंट मिल गया, रोबोटिक्स। इसके लिए मैं यहाँ पे आया था। अच्छा, आप बताएं कि आपकी ये जर्नी जो है वो कैसी रही और यहाँ आने का ख्याल आपने क्यों किया है जबकि पाकिस्तान में भी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है? जी, मैं बेसिकली बताऊँ तो मेरी जो बैचलर्स की हुई है वो पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म से की हुई है। और वहाँ पे जब मैं गया, बेसिकली मैं जो मेरा एरिया था, यूनिवर्सिटी मतलब इस्लामाबाद? इस्लामाबाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। एक्चुअल जो मेरी ग्रूमिंग हुई वहीं से हुई। वहाँ पे मैं गया, वहाँ के डिफरेंट कल्चर्स और ट्राई किए, वहाँ की जो ट्रेडिशन, नए लोगों से मिला, उसके बाद ही मेरी ग्रूमिंग हुई। एक्चुअली उससे पहले मैं अगर बताऊँ, मेरा बैकग्राउंड वो थरपारकर और उमरकोट का, वहाँ पे लोगों में इतना ज़्यादा शऊर नहीं होता। वो ज़्यादा से ज़्यादा हैदराबाद या कराची की यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करते हैं अपनी बैचलर्स या मास्टर्स करने के लिए और वहीं पे जॉब करना प्रेफर करते हैं। वहाँ से इस्लामाबाद जाना भी प्रेफर नहीं करते, वहाँ से वापसी आ जाते हैं। और तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं मुश्किलात। बट जैसे आप बाहर जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, नई चीज़ें देखते हो, तो आपको एक जुनून पैदा होता है कि मैं जाके दुनिया एक्सप्लोर करूँ। और जब हम देखते थे लोगों की वीडियोस, उनके सोशल मीडिया पे पिक्चर्स यूरोप की घूमने वाली ये वो, तो ये चीज़ें बहुत इंस्पायर करती हैं कि क्यों ना हम बाहर जाके, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है,
अगर आपका कोई भी खर्च नहीं जा रहा तो आप क्यों आप बाहर जाके यूरोप को दुनिया को एक्सप्लोर करें। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी। अच्छा, स्कॉलरशिप आपने कैसे ली? स्कॉलरशिप अब मैं अपनी जर्नी बताऊं तो मेरा बेसिकली इटली आने का जो पर्पस यही था कि स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल रही थी। और यहाँ पे हमारे एक सिंधी स्टूडेंट्स इन यूरोप के नाम से ग्रुप है, वो जो सिंधी के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको सपोर्ट करते हैं, फ्री में गाइडेंस देते हैं, कोई भी कंसल्टेशन कोई भी 1 रुपए भी नहीं लेते। अदरवाइज आप कराची में इस्लामाबाद में कहीं भी चले जाएं 3 से 4 लाख रुपए आपको पूरे प्रोसेस के लगते हैं। बट हमने सारी प्रोसेस खुद किया, गाइडेंस रहनुमाई हमने सीनियर से ली। अगर मैं अपना बताऊं तो यासिर भाई यहाँ पे हैं जिन्होंने हमें सारा गाइड किया A to Z यहाँ तक पहुँचाने, यहाँ तक हमारे जो फर्स्ट मील जो इनिशियल डेज में जो था ना सपोर्ट इन्होंने किया था, तो बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिली। और यहाँ पे आने के बाद हमें स्कॉलरशिप मिल गई। हमारा जो एक गुजर बसर जो हुआ वो सुकून से होगा, कोई ऐसा ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई जी। अच्छा यासर, तुम्हारा बड़ा नाम मैंने सुना है, बड़ी शोहरत भी है तुम्हारी, बड़ी हेल्पिंग तुम्हारी तबीयत है, लोगों की बड़ी मदद करते हो। तो ये कैसे ख्याल आया? ये वहीं से पुराना कोई मामला है या मतलब आप क्या महसूस करते हो किसी की मदद करके? बेसिकली मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा अपनी कि जर्नी के बारे में भी बताएं। जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। सबसे पहले जैसे गुलशन ने यहाँ पे जिक्र किया कि हमारा एक ग्रुप है जिसको मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी देता हूँ, सिंधी स्टूडेंट्स इन यूरोप। जिस टाइम पे मैंने अप्लाई किया तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि अच्छा, सिंधी स्टूडेंट्स खाली सिंधी बोलने वालों के लिए या सिंध से ताल्लुक रखने वाले सब जबानें बोलने वाले? ज्यादातर जो हम प्रेफर करते हैं कि अपने सिंधी जुबान वालों को जो है वो आगे लाएं। लेकिन इन केस अगर कोई भी कराची में और हैदराबाद के या मीरपुर खास में हमारे उर्दू बोलने वाले बहुत ज्यादा है, ठीक है, हम ला तफरक जो भी है बिना किसी फर्क के जो भी हमसे उनको भी अपना उर्दू बोलने वाला सिंधी समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी हमसे राब्ते में आ जाता है किसी सोर्स के थ्रू तो हम उनको वैसे ही गाइड करते हैं जैसे हम अपनी सिंधी जुबान वालों को गाइड करते हैं। और माशाल्लाह से यहाँ पे तकरीबन 8 वेरोना की मैं बात करूँ तो 8 उर्दू स्पीकर स्टूडेंट हैं जो हमसे ही राब्ते में थे और माशाल्लाह से वो यहाँ पर पहुँच गए हमारे गाइडेंस के थ्रू ही। तो ये बेसिकली जैसे कि आपने कहा कि मेरी शोहरत, तो मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि जब मेरी एडमिशन हुई, वीज़ा जब मैं फ़ाइल करने लगा तो मुझे कुछ भी पता नहीं था क्या करना है। तो वहीं पे मेरे भाई का एक दोस्त था जो कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से ही पास आउट था, लेकिन उसको 1 साल इटली में हो चुका था। वो बड़ा हेल्पफुल था, उसका नाम है आसिम महर। वो बड़ा हेल्पफुल था, वो गाइड करता था। तो मैंने भी सोचा कि एक जो तसलसल हमें अपने बड़ों से मिला है तो वो तसलसल बरकरार रखना चाहिए, उस चेन को हमें कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि हम तकरीबन मिडिल क्लास लोग होते हैं, कोई कंसल्टेंसी की फ़ीस जो है हम बियर नहीं कर पाते हैं। तो हम किसी के लिए आसानी करें, किसी के लिए जो है आसानियाँ पैदा करें। और ये हमारे मज़हब ने भी सिखाया है, आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करो, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। यही जो है बस ख्याल रहता है कि जो भी न्यू स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उनको गाइड करें। और सबसे पहले दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ये करना चाहूँगा कि इटली जो है आपको तकरीबन 8,500 यूरो जो है 1 साल की स्कॉलरशिप देता है, जो कि आपको 2.5 साल तक मिलती है। 2 साल 8,500 यूरो और तीसरे साल आपको उसका हाफ अमाउंट मिलता है। तो मैं जो भी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं या जो भी ये हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये लाजमी कहूँगा कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। आप बाहर हैं, आपको यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी। लेकिन यासर वो बैंक स्टेटमेंट और पता नहीं क्या क्या मामलात होते हैं, गरीब लोग, बड़ा मसला होता है उनके लिए। कहाँ से लाखों रुपए दिखाएं कि भाई हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, वालदेन का फिर NTN नंबर और बहुत सारी चीज़ें। तो ये अगर कोई मुतवस्सित तबके से या गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है लड़का या लड़की, तो वो किस तरह यहाँ आ सकता है? उसकी मदद करने के लिए कोई है? तो बेसिकली इसमें जो है 2 तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है और दूसरी रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। अगर आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल गई तो उसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वीज़ा के लिए, लेकिन फिर भी जो स्टेटमेंट का एक फैक्टर आता है वो लाजमी आपको जो है रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ता है, जो कि अराउंड 22 से 23 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। यूरो का जो भी रेट होता है उस हिसाब से, तो आपको वो रिक्वायरमेंट लाजमी पूरी करनी पड़ती है। अब जो है हमारे तबकात जो है वो जो स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादातर जो है वो बैंक स्टेटमेंट उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। उसमें करना ये होता है कि हम जो भी हमसे राब्ते में होते हैं हम उनको यही कहते हैं कि आप अपने रिश्तेदार हो गए या कोई आपके ऐसे दोस्त हो गए जो इस दौर में होते नहीं हैं, लेकिन
कोई कोई आपको मिल जाता है ऐसा, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं। 6 महीने की सिर्फ बैंक स्टेटमेंट होती है। थोड़ा मुश्किल आपको मुश्किलात आती हैं। अगर आपके पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास कोई गाड़ी है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके यूज़ में नहीं है, तो आप उसको सोल्ड आउट करके आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाएं। 2 साल के लिए आपको थोड़ा मसला आएगा, लेकिन इन फ्यूचर 2.5 साल 3 साल के बाद जब आप थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे इटली में, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। आप खुद को भी सपोर्ट कर पाओगे, आप पीछे वालों को भी सपोर्ट कर पाओगे। तो ये फैक्टर लाजमी आपको जो है पूरा करना पड़ता है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये खाने पीने के क्या मामलात होते हैं, क्योंकि हमारे दीवान भाई जो है ना वो तो वहाँ भी बड़ा वो महसूस करते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये खाना है ये नहीं खाना, गोश्त वगैरह तो बिल्कुल ही आप लोग नहीं खाते। जी, तो यहाँ पे कैसा माहौल खाने पीने के हवाले से है? मैं एक्चुअली इस्लामाबाद में रहा हूँ, वहाँ पे लोगों को एक तस्वर नहीं होता कि पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं। और अगर मैं किसी को बोलता था वेजिटेरियन फूड है, मतलब कि उनको एक पता ही नहीं वेजिटेरियन फूड किसे बोलते हैं। लाइक ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको दाल या मिक्स सब्जी मिलती थी। किसी भी आप अच्छे रेस्टोरेंट में मोनाल चले जाएं तभी भी यही होता था और कोई वैरायटी नहीं होती थी। पर मैं इस हिसाब से इधर यूरोप को अप्रिशिएट करूँगा, आप कहीं पे भी चले जाएं आपको नॉन वेज लाइक आप जो भी हिलाल फूड वगैरह एक तो इस हिसाब से मिल जाएगा। दूसरा वेगन फूड जो मतलब कि वेजिटेरियन कैटेगरी में भी नहीं आता, जो दही दूध नहीं खाते हैं उनके लिए भी अलग से कैटेगरीज बनाई हुई हैं और वेजिटेरियन के लिए अलग से बनाई हुई हैं। यहाँ की सबसे बड़ी अच्छी बात यूरोप की ये है कि इनकी एक हर कंट्री का मतलब कि जो यूरोपियन यूनियंस बनी हुई है उसमें से वेगन्स की ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है और वेजिटेरियन की ऑर्गेनाइजेशन बनी है, वो जिससे हमारे पास पाकिस्तान में हिलाल फूड होता है, अथॉरिटी वो आपका अप्रूव करती है कि ये फूड हिलाल है। इसी तरह पे आप अगर कोई भी ग्रोसरी लोगे वहाँ पे स्टैम्प लगा होगा कि ये वेगन है, वेजिटेरियन है। इसके अलावा आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, आप किसी कैंटीन में चले जाएं, आपको इजीली वेजिटेरियन फूड मिल जाता है, जो कि शायद मुझे पाकिस्तान में नहीं वेजिटेरियन फूड जब अब मैं यहाँ इटली में आया हूँ तो मुझे तो यहाँ तो भिंडी भी नहीं मिली, मुझे तो यहाँ जो है वो और भी बहुत सारी ऐसी सब्जियां जिनको मिस कर रहा हूँ। जी, बैंगन भी नहीं मिले। तो एक्चुअली ये यहाँ पे किस तरह की सब्जी अवेलेबल है? एक्चुअली यहाँ पे जो है ना हमारे जो कुजीन्स वो थोड़े डिफरेंट टाइप्स के हैं। अगर हम फ्रूट में बात करें तो हम सबसे ज्यादा जो आम खाना पसंद करते हैं, पर यहाँ के लोग आम इन्हें पता ही नहीं है, बहुत रेयर लोग होंगे जो आम यहाँ पे खाते हैं। और अगर हम बात करें खाने पीने में तो ये ज्यादा प्रेफर करते हैं पास्ता को। यहाँ पे बोलते हैं इटली में 300 से भी ज्यादा किस्म की पास्ता बनती हैं। और मतलब अब हर किसी का अपना होता है ना, मतलब कि खाना पीना। मैसेज देंगे नौजवानों को? चीजें हमें इंस्पायर करती थी, वो कोई स्टूडेंट देखे उनमें से अगर 2-4 भी इधर आ जाते हैं तो हमारा मतलब एक सफर कामयाब रहेगा। अच्छा यासर, आप क्या मैसेज देंगे और आप क्या मशवरा देंगे नौजवानों को, सिंध के नौजवानों को? मैं सिंध के नौजवानों को ये मैसेज लाजमी देना चाहूँगा कि जब आप यूरोप के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपका बैंक स्टेटमेंट का मसला आ जाता है, आपका APR रिटर्न्स NTN नंबर का मसला आ जाता है, तो नाउम्मीदी ना करें। नाउम्मीदी वैसे भी कुरान में जो है कहते हैं कि नाउम्मीद ना हो, हर चीज़ पे जो है उम्मीद आपको रखनी चाहिए। तो आपके पास चाइना भी है, आपके पास साउथ कोरिया भी है, जहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप वहाँ पे भी ट्राई करें। आप देखेंगे चाइना इस वक्त कहाँ पर खड़ा हुआ है, आप देखेंगे साउथ कोरिया इस वक्त कहाँ पे खड़ा हुआ है। साउथ कोरिया में भी इस वक्त माशाल्लाह से मैं इतने सिंधियों को जानता हूँ। मेरी अपनी जो एजुकेशन है बैचलर्स दाऊद यूनिवर्सिटी से, वहाँ से ही पता नहीं कितने स्टूडेंट जो है इस वक्त साउथ कोरिया में हैं, चाइना में हैं। तो लाजमी ट्राई करें, बाहर निकलें, दुनिया को एक्सप्लोर करें। मास्टर करने के बाद अगर वहाँ पर आपको वर्क परमिट नहीं मिलता है तो आप फिर जब आपके पास ट्रेवल हिस्ट्री होती है फिर आप दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं और PhD के लिए सिर्फ मैक्सिमम 5 से 6 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है। तो आपके पास मौके बहुत हैं, सिर्फ करना क्या है, थोड़ा कोशिश करनी है। जो आपके वसाइल में आता है आप लाजमी ट्राई करें, बाहर निकलें, दुनिया को एक्सप्लोर करें। जी, दोनों नौजवानों की बातें आपने सुनी और ये दोनों नौजवान जो है वो हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है और मुझे इनकी बातें सुन के बड़ी खुशी भी हुई। और मैं ये कहूँगा कि इनकी जो बातें आप लोग भी सुन रहे हैं उनसे यकीनन आप मुस्तफीद हुए होंगे और कई नौजवानों को सही मशवरा देने के काबिल भी आप हो गए होंगे। तो कोशिश करें कि दूसरों की मदद करें, कोशिश करें दूसरों की परेशानियों में कमी लाएं और ये भी कोशिश करें कि किसी भटके हुए को रास्ता दिखाएं। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। बड़ी मेहरबानी, खुदा हाफिज।